हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है डीजे सर के चैनल पर। और मैं हूं शशि। आज हम लोग नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि जो है सभी चैप्टर से होंगे। और ये जो है क्या है 200 लगभग हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो है 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी जो है चैप्टर से उठाए गए हैं कक्षा 12 के लिए। तो चलिए पहला जो प्रश्न देखते हैं, द्विध्रुवीयता का क्या अर्थ है। द्विध्रुवीयता का देखिए क्या अर्थ है। तो देखिए द्विध्रुवीयता का अर्थ है दो प्रमुख शक्तियों का वर्चस्व। जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था उसमें समय जो है क्या है, विश्व जो है द्विध्रुवीय भागों में बटा था। यानी कि ये जो विश्व है दो भागों में, एक तरफ इधर एक ध्रुवीय इधर हो गया आपका, एक तरफ इधर क्या है द्विध्रुवीय। तो इसे ही जो है दो महाशक्तियाँ थी, एक अमेरिका था एक तरफ और दूसरी तरफ क्या था, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर। तो यही है द्विध्रुवीयता के अर्थ में दो प्रमुख शक्तियों का क्या है वर्चस्व, जिसमें क्या हुआ था, युद्ध नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। और इसी विघटन के साथ क्या हुआ था, द्विध्रुवीयता का जो है क्या है अंत हो गया। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, ग्लासनोस्ट और पेरेस्त्रोइका का क्या अर्थ है। तो देखिए ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलापन और पेरेस्त्रोइका का अर्थ है क्या है, पुनर्गठन। देखिए ये जो मैंने पहले ही आपको बताया कि 200 टोटल प्रश्न होने वाले हैं, अति लघु। ध्यान रखिएगा, शुरू में मैंने बताया नहीं, अति लघु महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो ध्यान से बने रहिएगा वीडियो में। और इस वीडियो के पार्ट वाइज आएंगे, एक ही वीडियो में मैं आपको पढ़ा के बोर नहीं करना चाहता हूँ। तो 200 टोटल प्रश्न कराना टारगेट है और सभी चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सोवियत संघ के विघटन के कितने परिणाम हुए। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उससे कितने परिणाम हुए। देखिए 15 नए देशों का गठन। जब सोवियत संघ बना था तो उस समय क्या था, उसमें कुल 15 गणराज्य शामिल थे। 15 गणराज्य यानी कहें कि 15 देश मिलकर क्या थे, सोवियत संघ थे। एक बड़ा जो है संघ का निर्माण किए थे। लेकिन जब 1991 में इसका विघटन हुआ तो क्या परिणाम हुआ, इसके जो है 15 जो है क्या है नए देश बन गए। 15 जो है क्या है अपने नए देश बने, उनका अलग नियम, उनका अलग जो है कानून, अलग संविधान अपने हिसाब से जो है लोग बनाए। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, भारत पर सोवियत संघ के विघटन का क्या प्रभाव पड़ा। भारत पर जब जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ उस पर जो है भारत का क्या प्रभाव पड़ा भारत पर। तो देखिए भारत ने क्या है बहुपक्षीय संबंधों की नीति अपनाई। भारत जो है बहुपक्षीय जो संबंध थे उसकी नीति अपनाई। प्रश्न नंबर 6 है, रूस किस प्रकार की सरकार में परिवर्तित हुआ। लोकतांत्रिक। ये भी कहीं ना कहीं सोवियत संघ के विघटन में ये है कि जब सोवियत संघ का देखिए समय चल रहा था तो उस समय रूस भी किस में शामिल था, ये जो है सोवियत संघ में। तो रूस जो है सोवियत संघ में क्या था कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक ही पार्टी शासन करती थी। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था सही नहीं था। तो लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो क्या हुआ, तो वही है रूस की सरकार में परिवर्तन हुआ और वहाँ पर क्या हुआ, लोकतांत्रिक जो है व्यवस्था लागू हो गई। प्रश्न नंबर 7 है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ। तो शीत युद्ध का अंत कब हुआ, 1991 में। देखिए इससे रिलेटेड एक ऊपर प्रश्न था, वो क्या था कि जो है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। देखिए ऊपर मैंने बताया था कि सोवियत संघ का विघटन भी 1991 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और उसी समय जो है क्या है शीत युद्ध का भी अंत हो गया था। और जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे द्विध्रुवीयता का भी अंत हो गया था, क्योंकि शीत युद्ध के समय ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो है घटनाएँ हुई थी। और इसी में जो है एक जो है महत्वपूर्ण था क्या आपका कि मतलब सोवियत संघ का विघटन। और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, शीत युद्ध का अंत भी हो गया और उसके साथ ही द्विध्रुवीयता जो थी, द्विध्रुवीयता महाशक्तियाँ थी वो भी अंत हो गई। केवल एक मात्र जो है महाशक्ति बची। प्रश्न नंबर 8 है, सोवियत संघ के बाद प्रमुख शक्ति कौन बनी। तो प्रमुख शक्ति कौन बनी, तो सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका क्या है, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ यानी कि कहें कि द्विध्रुवीयता का अंत हो गया, शीत युद्ध भी समाप्त हुआ, तो क्या है अमेरिका एकमात्र महाशक्ति जो है बना। और इसी से क्या है एक ध्रुवी जो है विश्व हो गया। प्रश्न नंबर जो है 9 को देखते हैं, शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या महत्व था। तो यह देशों को क्या है दोनों ध्रुवों से स्वतंत्र रहने का विकल्प प्रदान करता था। तो क्या है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत सारे जो नव स्वतंत्र यानी कि नए स्वतंत्र देश थे, या जो विकसित देशों की लिस्ट में या मतलब कहें कि आज़ाद हुए थे और विकसित होने का प्रयास कर रहे थे, बहुत से देशों में गरीबी चल रही थी। तो जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था तो सोवियत
संघ और अमेरिका 2 महाशक्तियाँ थी। तो ये जो गुटनिरपेक्ष का आंदोलन था या नीति कहें तो ऐसे देशों ने अपनाया था जो क्या है कि मतलब बहुत ही डाउन या कहें गरीबी से जूझ रहे थे, या मतलब अभी भी जो है अंग्रेज़ों के जो है गुलाम थे, आज़ाद हुए थे, या विकसित देश की तरफ धीरे धीरे कोशिश कर रहे थे बढ़ने की। तो ऐसे देशों ने जो है क्या है खतरा और भी चीज़ों को मोल न ले, जो है सोचा कि मोल न ले, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इन देशों ने क्या किया कि जो है सोवियत संघ और जो अमेरिका के जो है नीतियाँ थी इससे जो है क्या है दूर रहने का विचार किया। ठीक है, तो यही गुटनिरपेक्ष आंदोलन था कि यह जो है दोनों ध्रुवों से क्या है स्वतंत्र रहने का विकल्प प्रदान करता था। इसमें क्या था कि सोवियत संघ की चाहे कोई सैन्य गठबंधन हो, चाहे अमेरिका का नाटो हो गया, सोवियत संघ का वार्सा संधि हो गया, इसमें क्या है कि जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का समर्थन करने वाले देश इसमें किसी भी रूप से शामिल नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 10 है, सोवियत संघ के विघटन के पीछे कौन से आंतरिक कारण थे? तो देखिए सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके कई कारण थे। आर्थिक संकट, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता। पीछे इसलिए बोला जा रहा है कि पीछे ही मतलब इनकी कहीं न कहीं नींव पड़ गई थी। देखिए कोई भी चीज़ जब विघटन होता है तो मतलब उसके कहीं न कहीं कारण होते हैं, ये बाद में नहीं हुआ विघटन के, ध्यान रखिएगा। ये सब जो था आर्थिक संगठन, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता, ये सब बाद में नहीं हुआ है सोवियत संघ के विघटन के, ये सब पहले ही से ही शुरू हो गया था। इसीलिए जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के पीछे कौन से कारण थे? यही थे, पिछले जब विघटन नहीं हुआ था उसके पहले ही धीरे धीरे ये कमियां सोवियत संघ में शुरू हो गई थी। आर्थिक संकट होना, और क्योंकि ये जो है पूंजीवादी व्यवस्था को मानते नहीं थे तो आर्थिक जो है संकट आने लगा। और क्या है भ्रष्टाचार था, एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी शासन करती थी, तो जाहिर सी बात है लोकतंत्र और व्यक्तिगत स्वतंत्रता उतनी थी नहीं। और दूसरी चीज़ मीडिया को भी क्या है बढ़ावा उतना नहीं था। और क्या है राजनीतिक अस्थिरता थी, राजनीतिक में भी सही व्यवस्था थी नहीं, राजनीतिक जो है अपना ही मनमाना करते थे क्योंकि कम्युनिस्ट जो है पार्टी शासन करती थी, एक ही पार्टी शासन थी। तो यही सब क्या है सोवियत संघ के विघटन के मुख्य कारण थे, या कहें उनके पीछे ये जो है कारण थे। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के पीछे। तो ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 को जो है आगे की तरफ देखते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई थी वो क्या है 1993 में। यूरोपीय संघ क्या है, जो यूरोप के देश है उनका एक संघ है जो क्या है राजनीतिक और आर्थिक जो है स्थिरता पर क्या है बल देता है। और इसकी जो है संगठन यहाँ का संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी 1993 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय जो देश है उनके संघ का जो नाम है यूरोपीय संघ, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। चीन का आर्थिक सुधार कब हुआ? प्रश्न नंबर 13 है हम लोग का। तो सही आंसर है 1978 में। देखिए चीन ने जो है क्या है खुले द्वार की नीति अपनाई थी। इससे क्या है कि चीन का आर्थिक सुधार जो है शुरू हुआ। तो वो कब शुरू हुआ? 1978 में। इसी से जो है चीन की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ने लगी और चीन बहुत ही तेज़ी से जो है विकास किया। आज के समय में चीन की अर्थव्यवस्था को हम लोग देख सकते हैं जो कि इसका जीता जागता उदाहरण है। तो ये आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ था? 1978 में। प्रश्न नंबर 14 है, यूरो का परिचय कब हुआ? यूरो का परिचय कब हुआ? 2002 में। देखिए यूरो क्या है, यूरोपीय देशों में जो क्या है यूरोपीय संघ है उनका क्या है उन्हीं द्वारा एक बनाया गया कहीं न कहीं है, तो उसी द्वारा यूरो एक मुद्रा बनाई गई। यूरो क्या है, कुछ उसका सिंबल इस तरह होता है यूरो का, ध्यान रखिएगा। यूरो का परिचय ये जो है यूरो बना तो दिया गया था, लेकिन जो है इसका जो है वैश्विक स्तर पर जो है या इसे कई देशों ने जो है कब अपनाया? 2002 में। तो यही एक क्वेश्चन है, इसे घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो यूरो का जो परिचय कब हुआ था? 2002 में। हालांकि इसके लागू होने के बाद भी बहुत सारे यूरोप के देश, बहुत सारे नहीं, कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने क्या है यूरो जो करेंसी थी इसको क्या है अपनाने से मना कर दिया। तो यही है, इस बात को जो है ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 15 है, यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या है? यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या है? आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक एकता। मैंने आपको दो चीज़ पहले ही बताया, आर्थिक, राजनीतिक। देखिए यूरोपीय संघ का उद्देश्य यही है कि आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर और सामाजिक तौर पर क्या है एक दूसरे को मजबूत और भी बहुत सारी चीज़ों को जो है बढ़ावा देना। ये यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य है। आर्थिक और राजनीतिक भी मुख्य ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि आर्थिक में अर्थव्यवस्था, राजनीतिक में वो सभी चीज़ें शामिल हो जाती हैं क्योंकि भाई जब आप किसी भी देश या संगठन पर राज करेंगे तो उसमें बहुत समाज तो जाहिर सी बात है आ ही जाएगा कि क्योंकि समाज को आपको कंट्रोल करना ही पड़ता है और समाज आपको कंट्रोल जो है करता है वोटिंग के जरिए। तो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक एकता ये तीनों है। ये क्या है यूरोपीय संघ के उद्देश्य हैं। प्रश्न नंबर 16 है, यूरोपीय संघ के कितने देश हैं? यूरोपीय संघ में कितने देश हैं?
यूरोपीय संघ में जो सदस्य देशों की संख्या है 27 है। शुरू में 28 है लेकिन बाद में अब 27 हो गए हैं। प्रश्न नंबर 17 है, चीन की आर्थिक नीति का मुख्य आधार क्या है? तो निर्यात और औद्योगिक उत्पादन क्या है? चीन की जो है आर्थिक नीति का मुख्य आधार है निर्यात। चीन जो है अपने जो है सामानों को क्या है बहुत ज़्यादा जो है विदेशों में क्या है भेजता है और जो है औद्योगिक उत्पादन करता है। इसीलिए देखते होंगे भारत में ही कुछ सालों पहले, ये तो अब जो है भारत चीन के रिश्ते में गड़बड़ी आ रही है, नहीं तो आपने देखा होगा हर एक सामान पर मेड इन चाइना लिखा मिलता था। तो चीन जो है आर्थिक नीति का जो उसकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं और जो उसकी नीति है इसका जो मुख्य आधार यही है कि जो है सामानों को निर्यात करना, दूसरे देशों में भेजना और जो है औद्योगिक उत्पादन करना। प्रश्न नंबर 18 है, जापान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? जापान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तकनीकी विकास और निर्यात पर। देखिए जापान भी टेक्नोलॉजी में आगे है, ये सब हम सब जो है सभी लोग जानते हैं। और बुलेट ट्रेन जो है इसका उदाहरण है, और भी बहुत सारी चीज़ें अगर जापान के बारे में आप पढ़ें या सर्च करें तो जापान की देखिए अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तकनीकी विकास और निर्यात पर आधारित है। जापान भी जो है क्या है सामान को जो है बाहर भेजता है। प्रश्न नंबर 19 है, एशियन टाइगर्स कौन है? एशियन टाइगर्स कौन है? सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया और ताइवान। इन्हें क्या है एशियन टाइगर्स कहा जाता है। एशियन टाइगर्स इसीलिए कहा जाता है कि इन्होंने जो है अपने देश का विकास और कहीं ना कहीं कहें तो अर्थव्यवस्था का जो है बहुत ही तेज़ी से विकास किया है। ये जो क्या है दक्षिण एशियाई के जो देश हैं तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है एशियन टाइगर्स कहा जाता है। सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, दक्षिण कोरिया और ताइवान, ये क्या है कि बहुत ही तेज़ी से जो है विकसित क्या है देश है अर्थव्यवस्था के मामले में, इसीलिए इन्हें एशियन टाइगर्स कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, यूरोपीय संघ किस प्रकार की सरकार है? यूरोपीय संघ किस प्रकार की सरकार है? आर्थिक और राजनीतिक संघ। ये क्या है यूरोपीय जो है क्या है एक प्रकार की यूरोपीय जो संघ है उसकी सरकार है। आर्थिक और राजनीतिक क्या है मंचों का जो है कहने के जो बढ़ावा देता है। उनके जो है यूरोपीय संघ के जो देश हैं उनके बीच कुछ भी आर्थिक और राजनीतिक मामले जो है बिगड़ते हैं तो उसको जो है कहीं ना कहीं सुलझाता है और भी बहुत सारे काम क्या है यूरोपीय संघ करता है। तो ये किस प्रकार की जो है यहाँ के जो पूछा जा रहा है मतलब देश हो गया इसमें किस प्रकार की सरकार है? आर्थिक और राजनीतिक संघ। तो ये जो है टोटल 20 प्रश्न थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा 200 जो है प्रश्न महत्वपूर्ण अति लघु को जो है हम लोग को कंटिन्यू करना है। दूसरे जो है वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में 21 जो है प्रश्न 21वें प्रश्न से क्या है शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। और ये जो प्रश्न अभी बताया गया है ध्यान रखिएगा सभी जो है चैप्टर को ध्यान में रखते हुए जो है पढ़ाया जा रहा है आपको सभी चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और आप इसे यहाँ तक आ गए तो सब्सक्राइब करके जो है शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।